Okay. Anyone from the class who would like to tell me कि last time हमने exactly कौन-कौन से topics cover up किए थे? Ganostometer start किया था teacher. Okay, okay. So basically, Gnathostomata means हमारे jawed animals, means jawed chordata, or you can say jawed vertebrata. So basically, Gnathostomata is divided into two superclasses. Last time we discussed this much. जिसमें कि first superclass is Pisces, that is commonly जिसको हम fish बोलते हैं. And the other superclass is Tetrapoda. Tetra means four, poda means पैर यानी limbs. So ऐसे animals जिनके पास four limbs हैं to do their life processes or to survive basically. So that is Tetrapoda. So Pisces के केस में इनके फर्दर दो डिविजन्स हैं बेस्ड ऑन देयर स्केलेटल सिस्टम. मींस उनका स्केलेटल सिस्टम या फिर कह लो उनका एंडोस्केलेटन किस चीज से बना है उसके बेसिस पे पाइसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कॉन्ड्रिक्टिस एंड सेकंड इज ऑस्टिक्टिस. बेसिकली कॉन्ड्रिक्टिस मींस जिनके एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस से बने हैं एंड ऑस्टिक्टिस मींस जिनके एंडोस्केलेटन बोन से बने हैं. सो फिश भी दो कैटेगरीज हैं. फिश की दो कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज कार्टिलेजेस एंड सेकंड इज बोनी फिश. अभी नेक्स्ट टेट्रापोडा. टेट्रापोडा मींस जो प्रॉपरली एक्चुअली ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं. पहली चीज तो ये. दूसरा, इनके पास टोटल 4 लिम्स हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, वेदर टू वॉक, रन, क्रॉल और व्हाटएवर दे वुड लाइक टू डू. उसके लिए इनके पास 4 लिम्स डेवलप्ड है. तो टेट्रापोडा को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सो द वेरी फर्स्ट वन इज एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, then aves, and then mammals or mammalia. These are the 4 different classes जो कि टेट्रापोडा के अंदर आते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको फिश से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट देयर बॉडी, हाउ दे लिव, वेयर दे लिव और उनके फर्दर डिविजन्स. सो उनके डिविजन्स वन बाय वन हम देखते हैं कि कॉन्ट्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस में बेसिकली डिफरेंस क्या है और एग्जैक्टली उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर नाउ. सो मैं आपको पैरेलल स्टडी दूंगी. इट्स नॉट कि हम वन बाय वन देखेंगे, हम पैरेलली ही इनके कंपैरिजन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर दे आर प्रेजेंट, ये सारी चीजें हम देख लेंगे. ओके. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली तो इनका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज कार्टिलेजेस. और इनका एंडोस्केलेटन है बोन. इनको कॉमनली बोनी फिशेस भी बोलते हैं एंड दे आर कार्टिलेजिनस फिश. देन उसके बाद इनके माउथ के अरेंजमेंट की बात करते हैं. मींस वेयर देयर माउथ इज प्रेजेंट. सो इनके केस में इनका जो माउथ है इट इज वेंट्रली लोकेटेड. वेंट्रल एवरीवन अंडरस्टैंड्स नाउ, जो कि डाउनवर्ड साइड्स होता है टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज वेंट्रल रीजन. तो उस रीजन में इनका माउथ प्रेजेंट है. अभी आपको मैं एग्जांपल जब दूंगी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा इनके माउथ का लोकेशन. इनका जो माउथ होता है इट इज टर्मिनल माउथ. इट इज नीदर डॉर्सल नॉर वेंट्रिकल. इट इज जस्ट एट द एज और एट द टर्मिनस. सो दे हैव टर्मिनल माउथ. कैसे? इफ यू आर नॉट एबल टू इमेजिन, सो दिस इज द टर्मिनल पॉइंट. ये वो कनेक्टिंग पॉइंट है जहां पे ना ही डॉर्सल रीजन है ना ही वेंट्रल रीजन है. और इनके केस में, कॉन्ट्रिक्टिस के केस में, इनका माउथ जो होता है इट इज प्रेजेंट समवेयर हियर. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. देन
अबाउट देयर एक्सोस्केलेटन, दिस वाज अबाउट एंडो, तो अभी एक्सोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन यानी जो इनके स्केल्स हैं, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इनका स्केल्स जो होता है दैट इज प्लेकॉइड स्केल। अभी प्लेकॉइड क्या होता है दैट आई विल टेल यू। प्लेकॉइड मतलब एक कॉमन लेयर थ्रू आउट बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज प्लेकॉइड स्केल्स। यानी सेवरल प्रोटीन्स दे आर कवरिंग द बॉडी इवनली, दैट इज प्लेकॉइड स्केल्स। सो you can write scales covering the body evenly, or you can say evenly distributed. That is one thing. अभी इनके केस में क्या हो गया, इनके स्केल को तो हमने प्लेकॉइड बोल दिया, इनके स्केल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लॉइड। इट मीन्स कि इनका एक्सोस्केलेटल पार्ट इज साइक्लॉइड इन नेचर। अभी साइक्लॉइड स्केल्स का मीनिंग क्या है कि इनके पास मल्टीपल लेयर्स है, देयर आर लेयर्स ऑफ स्केल। इफ यू ऑल हैव नोटिस्ड, सबने अगर बचपन में फिश ड्रॉ किया होगा, वी यूज्ड टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर। हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे एंड यहाँ पे हम माउथ बनाते थे एंड देन आईज बनाते थे। दिस काइंड ऑफ फिश वी यूज्ड टू ड्रॉ एवरी टाइम व्हेन वी वर किड। सो बेसिकली हम नेचुरली बोनी फिश बनाते थे। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो शाइनी शाइनी स्केल्स दिखते हैं, दैट इज साइक्लॉइड टाइप ऑफ स्केल्स। यानी इसमें क्या है, मल्टीपल लेयर्स हैं और इनका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया, दिस वाज अबाउट एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट इज अबाउट द हार्ट। तो यहाँ पे जो हार्ट है, इट इज टू चेम्बर्ड, इट इज बोथ फॉर, इट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। इनका भी हार्ट जो है वो टू चेम्बर्ड ही है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको स्टार मार्क कर लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। they don't have air bladder। अभी एयर ब्लैडर क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन। बेसिकली एयर ब्लैडर स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। मींस जब आपको आपकी बॉडी को बायंसी चाहिए, यानी वाटर में अपथ्रस्ट चाहिए जिससे कि बॉडी फ्लोट हो सके, तो वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है एयर ब्लैडर, जो कि एब्सेंट होता है इन कॉन्ट्रैक्टिस। एंड यहाँ पे एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। अभी आप बोलोगे इससे हमें क्या करना है, मींस व्हाट इज द पर्पस। सो बेसिकली एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से, मींस इनके पास बायोएनसी क्रिएट करने के लिए कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, उस वजह से दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली, अदरवाइज ये डूब जाएंगे पानी में। दे हैव टू कंटिन्यूअसली स्विम, सो दैट इज द मेन रीजन। that is their main characteristics। and यहाँ पे air bladder present है, so they can float also, they can stop if they want, इनका muscle fatigue हुआ so they can take rest for little bit, but these fish cannot take rest। basically जो contractiles होते हैं, they are marine in nature, means ये sea या oceans में ही present होते हैं, and they are present everywhere, means इसको हम commonly aquatic बोल सकते हैं। It means कि ये marine भी है और fresh water भी, that you can see, that you can say। ये हो गई एक चीज। दूसरा अबाउट few of their extra characteristics। अभी इनको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, गिल्स चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो गिल्स जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 5 to 7 इन नंबर्स, मींस 5 से 7 गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इनके पास कितने हैं, 4 to 5।
So these are the few main characteristics और कह लो difference points जो आपको समझना है. Now let's come to their example. अभी मैं आपको example दूंगी, then you will be like कि हमें अब आप देख उनके जैसे pictures imagine करने लगोगे, you will understand. So the very famous example is shark. Everyone has seen the shark. Picture में, photo में, cartoons में देखे हैं. Can you recall the mouth position? उनका mouth position आप recall कर सकते हो. It's always below, right? उनके head के नीचे हमेशा mouth present रहता है. और अगर वो सामने से आए तो सिर्फ एक pointy region appear होता है. Nothing you can see. That is one of the characteristics of shark. Okay, so this is one of the example. इसके अलावा I can give you few more example. Scoliodon, then torpedo. टॉर्पीडो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक रेज देखे हैं जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक रेज. सो दे आर टॉर्पीडो. दे आर आल्सो कार्टिलेजिनस फिश. देन ट्राइगॉन. ट्राइगॉन इज योर स्टिंगरे. टॉर्पीडो का भाई समझ लो, दैट इज स्टिंगरे. सो बेसिकली ये हो गया ये आपके फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स जो कार्टिलेजिनस फिश में आते हैं. नाउ कम टू द bony fish or osteichthyes. So basically यहाँ पे आ जाएगा सी हॉर्स. वो हॉर्स जैसा दिखता है बट इट इज एक्चुअली फिश. सी हॉर्स को हम कॉमनली बोलते हैं हिप्पोकैम्पस. थिंग इज इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ऑड लुकिंग और ये नॉर्मली फिश नहीं दिखता, तो इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. देन नेक्स्ट आपको मैं दे दूं कॉमन एग्जांपल्स. अगर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन जो फिश पसंद करते हैं, रोहू, कटला, ठीक है, एंड बॉम्बे समथिंग, देयर आर मेनी फिश जो कि बोनी फिश है, जो मोस्टली आप कंज्यूम करते हो ना, दे आर एक्चुअली बोनी फिश. Okay, so these are few of the examples of both cartilaginous fishes and bony fish. Everyone understood till here? Yes, miss. Any doubt air bladder के बारे में, about heart, about endoskeleton or exoskeleton or anything else? No, ma'am. Anyone has any doubt? Okay. सागर, जो आपने एग्जांपल दिया रिगार्डिंग वेल, लेट्स डिस्कस फर्दर मोर. अभी हम टेट्रापोडा देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वेल की कैटेगरी एक्चुअली क्या है. यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी सून. समटाइम इट इज कंफ्यूजिंग. बहुत सारे हम लोग काफी चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो वो चीजें अब धीरे धीरे सॉल्व होंगी. यू विल रियलाइज मेनी ऑफ द फैक्ट्स हियर. ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? Yes, ma'am. ओके. So basically, हमारा next super class is tetrapoda. Tetrapoda आप बात समझ गए होंगे. It means we are talking about 4 appendages. ये इनका characteristic feature है, except few like snake and all, इनके पास नहीं होते. They are mostly terrestrial. Mostly terrestrial मतलब मैक्सिमम टाइम ये लैंड पे डिपेंडेंट है, या तो रहने के लिए या तो ब्रीडिंग के लिए और मे बी छुपने के लिए और व्हाटएवर रीजन. तो इनका लैंड के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इनको 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्लासेस. सो हमारा फर्स्ट क्लास है एम्फीबियन. This is class 1. So basically amphibians का मीनिंग क्या है? Amphibian means कि वो सारे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं. मीन्स दे कैन लिव इन वाटर ऑल्सो, दे कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो, और मे बी उनके लाइफ प्रोसेसेस या लाइफ साइकिल ऐसे हैं कि उनको दोनों वाटर एंड लैंड की डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है. मीन्स दोनों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. दैट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल राइट, अगर कहीं भी लिखा हो एनिमल्स which can live
in water as well as on land. They are known as amphibians. Then इनके कुछ extra characteristics. So पहली चीज about their blood, they are cold-blooded animals. In fact, they are the first cold-blooded terrestrial animals. पहली चीज तो ये, अभी कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग क्या है? कोल्ड ब्लडेड मीन्स कि एक्सटर्नल टेम्परेचर, यानी बाहर के इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी अफेक्ट हो जाता है. दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सो इन ब्रैकेट यू ऑल कैन राइट. इफ यू डोंट नो देन यू कैन राइट. So that is the meaning of cold-blooded. और similarly cold-blooded का opposite is warm-blooded. तो warm-blooded कौन से organisms हो गए? जिनका body temperature बिल्कुल भी fluctuate नहीं होता. It is going to be constant. चाहे बाहर कैसा भी weather, कैसा भी climatic condition हो, अंदर का temperature, body के अंदर का temperature बिल्कुल change नहीं होता. That is your basically cold-blooded, warm-blooded animals. So पहला तो ये important characteristic. Star mark कर लेना इसको. दूसरा, let's discuss about their skin. Skin plays very important role क्योंकि major respiration जो है वो skin से होता है. इन amphibians का ये बहुत ही unique characteristics है that they respire through their skin. Okay, so that is one of the important characteristics. तो इनका जो skin का nature है, it is smooth, it is moist, and rich in mucus and poison gland. That is one of their characteristics. So यहीं से connected मैं आपको यहीं पे लिख देती हूँ कि respiration के लिए primarily यानी most important जो use करते हैं that is their skin. Then sometimes they have gills. क्यों होते हैं gills? That I will explain. Some of the amphibians do have lungs, but maximum amphibians अपने skin का support लेते हैं. Then some amphibians use their buccopharyngeal cavity. अभी buccopharyngeal cavity means the mouth part. जो mouth part है वो उससे breathing करते हैं और respiration उस particular region से करते हैं. Okay, that is their one of the characteristics. अभी skin gills कौन use करते हैं? जब भी amphibians का development हो रहा है, यानी after fertilization, जैसे ही young ones एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बाकी ऑर्गेनिजम्स में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी उनके यंग वंस भी लार्ज एडल्ट्स की तरह दिखते हैं. दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. बट एम्फीबियन के केस में क्या है कि जो उनके यंग वंस हैं, यानी इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद उनका लार्वा फॉर्मेशन हो जाता है. इट मींस उनका जो डेवलपमेंट है इट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट. सो वी कैन कॉल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि लार्वा इज गोइंग टू बी द इंटरमीडिएट स्टेज. सो जाइगोट से लार्वा देन एडल्ट. और जो लार्वा होता है इट लुक्स लाइक फिश. ओके, सो इनका जो लार्वा का कैरेक्टरिस्टिक है इट इज मोस्टली फिश लाइक. दे आर एक्वेटिक. सो लार्वा के डेवलपमेंट के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है. आई थिंक नाउ यू विल अंडरस्टूड कि क्यों एम्फीबियंस कह रहे हैं इनको. इसीलिए क्योंकि इनकी वाटर एंड लैंड इनकी रिक्वायरमेंट अभी तक दोनों पे ही बनी हुई है. ये होल एंड सोल वाटर या फिर लैंड पे शिफ्ट नहीं हो पाए. दैट इज वन ऑफ द रीजन. और इनका जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट टाइप. यानी अब ये चीज याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में जब भी इंटरमीडिएट स्टेज लार्वा हो रहा है, यानी आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, लार्वा डेवलप हो रहा है, यानी वो अपने एडल्ट से बहुत ही अलग दिख रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस अलग है, उस चीज को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल रखो ह्यूमन बेबीज. ह्यूमन बेबीज कैसे दिखते हैं?
ह्यूमन एडल्ट का ही स्मॉल वर्जन दिखते हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारा डेवलपमेंट क्या हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्मॉल स्लोली ऑर्गन डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गन डेवलपमेंट के बाद जो हमारी बॉडी बनती है, ग्रोथ फेज में जब हम जाते हैं तब उस टाइम पे जो बॉडी होती है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एडल्ट्स, बट इनके केस में वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इनके लार्वल स्टेज में फिश लाइक स्ट्रक्चर और कह लो इनके पास टेल प्रेजेंट होता है, जो कि एडल्ट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो दैट इज बेसिकली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यही इनका मेजर डिफरेंस है। देन नेक्स्ट आफ्टर दिस डेवलपमेंट पार्ट, नेक्स्ट इनके पास है 2 पेयर ऑफ लिम्स, दैट यू ऑल नो। 2 पेयर ऑफ लिम्स यानी 4 लिम्स, मतलब 4 पैर हैं इनके पास। अभी उनमें से इनको अगर दोनों पेयर्स को सेपरेट किया जाए, सो 2 को बोलेंगे 4, जो आगे की तरफ है दैट इज 4 लिम्ब, और जो पीछे की तरफ होते हैं दैट इज हाइंड लिम्ब। हमारे पास भी सेम चीज है, आर 4 लिम्ब इज आर हैंड एंड हाइंड लिम्ब इज आर लेग। सो बेसिकली 4 लिम्ब जो होते हैं उनमें 4 फिंगर्स प्रेजेंट हैं, यानी 4 डिजिट्स प्रेजेंट हैं। सो आई विल राइट हियर 4 डिजिट्स। अब जिसमें 4 डिजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेट्राडेक्टाइल, दैट इज 1 पॉइंट। देन इनका जो हाइंड लिम्ब है उसमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एम्फीबियंस में आप देखोगे। तो 5 डिजिट्स वाले को हम बोलेंगे पेंटाडेक्टाइल। दैट इज द ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट व्हिच आई एम टेलिंग यू, जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, ma'am. Okay, have you all written also so that I can change the slide? Yes, ma'am. Okay. Okay. So basically हमने अब तक क्या क्या देख लिया? About their respiration part, about their skin, overall body, either cold-blooded, warm-blooded, इनका development process and about their limbs. Then now last few points इनके बचे हैं. Let's discuss about their heart first. That is important क्योंकि अभी इन सबके जो बॉडी सिस्टम है that is going to be more advanced and advanced. तो हार्ट का टाइप अब डिस्कस करना जरूरी है. So they have 3 chambered heart. फिश में हमने 2 chamber डिस्कस किया था, यहाँ पे 3 chambered heart है. It means 1 auricle and 2 ventricle. अभी आप लोगों का होमवर्क, you have to find out what exactly are auricle and ventricle. You have to find out. That is going to be your homework. Then ये तो हो गया about heart. Then let's discuss about their nervous system. It means about their brain. So इनका जो brain है it is developed. Means अभी टेट्रापोडा के ब्रेन्स कंपैरेटिवली डेवलप होने लगते हैं एंड दे हैव 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. अभी क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं वो बताती हूँ. हमारे नर्वस सिस्टम को कौन बनाते हैं? न्यूरॉन्स. सो दैट इज द नर्व्स. ये तो आपको समझ में आ गया. क्रेनियल मतलब हमारा क्रेनियम यानी हमारा स्कल रीजन जहां पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम क्रेनियल पार्ट बोलते हैं. तो वहां पे क्या प्रेजेंट है मैक्सिमम, यानी ब्रेन से क्या चीजें निकल रही हैं. सो मेजर 10 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है वो बाकी बॉडी में स्प्रेड आउट होते हैं. सो मेजर जो 10 नर्व्स है यानी उन 10 पेयर ऑफ नर्व्स के 10 different characteristics होंगे. So that is the part, that is the meaning of cranial nerves. तो ये जो numbers हैं 10 pair, 11 pair, 12 pair ये vary करते हैं. You all have to focus on this number also. क्योंकि ब्रेन तो डेवलप्ड है, सारे टेट्रापोडा में ब्रेन डेवलप्ड होगा. हार्ट भी अब 3 to 4 के बीच में फ्लक्चुएट हो जाएगा. देन आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो याद रखना है दैट इज अबाउट देयर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. देन about their RBCs, they have the largest RBCs. यानी इनके रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है इट इज सो बिग. मींस के सारे टेट्रापोडस में ये सबसे बड़ा साइज है इनके आरबीसीज का. सो दिस इज द ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने दिया. ओके, देन अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में
किडनीज जो है वो डेवलप हो रहे हैं, बट हमें उनके वेस्ट मटेरियल से मतलब है कि व्हाट वेस्ट दे आर सिक्रीटिंग. ओके, सो मींस किस टाइप का वेस्ट वो सिक्रीट कर रहे हैं. सो एज आई सेड, इनमें लार्वा फॉर्मेशन होता है. सो देयर लार्वा सिक्रीट अमोनिया, क्योंकि पानी में किस क्या सिक्रीट होता है, अमोनिया. हमने पुराने वाले फाइलम्स में भी डिस्कस किया है. एंड एडल्ट में क्या सिक्रीट होता है, यूरिया. सो दे आर यूरियोटेलिक. सो बेसिकली जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, और जो यूरिया सिक्रीट करते हैं दे आर यूरियोटेलिक. दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स. Then about their examples इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Everyone knows the example. Frog पता ही होगा. Frog को हम बोलते हैं राना टिग्रीना. राना टिग्रीना बेसिकली इंडियन फ्रॉग होता है. Then toad, सबने सुना होगा toad. We call it buffo also. Then if you all have heard about tree frog, जिसको बोलते हैं हाइला. और एक और होता है वेरी इंपॉर्टेंट एम्फीबियन, दैट इज सैलमेंडर, जो दिखने में एक्चुअली छिपकली की तरह, मींस लिजर्ड की तरह वो दिखता है, बट वो एक्चुअली एम्फीबियन है. लोग उसको मिस्टेक कर देते हैं कि वो रेप्टाइल्स है, बट एक्चुअली वो रेप्टाइल्स नहीं है, इट इज एम्फीबियन ओनली. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am, just a second. Okay, I'm waiting. Yes, ma'am, done. Okay. So this was about amphibians. Amphibians थोड़ा सा लेंदी है. रीजन इज कि इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन लैंड, वाटर, ये सारी चीजें जज करनी है. नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी. अब आपके लिए सब कुछ केक वॉक हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस आवर सेकंड क्लास, दैट इज रेपिटीलिया. रेपिटीलिया को रेप्टाइल्स इसलिए भी कह रहे हैं, या रेपिटीलिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर लोकोमोशन. इनका जो मूवमेंट है इट इज अ यूनिक वे. दैट इज व्हाट, ईदर दे क्रॉल और दे क्रीप. ओके, सो इनको क्रॉलिंग और क्रीपिंग एनिमल्स भी बोलते हैं कॉमनली. That is the signature move of Reptilia. Means you all have seen the snake. If not snake, then tortoise. If not tortoise, then crocodile. These are all reptiles, और इनका movement जो होता है that is very close to the land, and that's why either they crawl or they creep. ये इनका one of the unique characteristics. जो reptiles का overall body है, means इनका जो development है, it is designed in a way कि ये dry area में रह सके. So they are made for specially for dry land. One more point, they are also cold blooded. मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी अफेक्ट हो जाता है. ओके, बट उसके साथ साथ इनका पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकियों में आपको नहीं मिलेंगे. दैट इज अबाउट देयर एक्सोस्केलेटन. यानी इनके पास एज एन एक्सोस्केलेटन कैरेटिन बेस्ड एपिथेलियल टिश्यूज हैं. कैरेटिन इज अ प्रोटीन जो हमारे बालों में भी प्रेजेंट है. हमारी भी स्किन में कुछ अमाउंट में कैरेटिन प्रेजेंट होता है जो कि स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है. सो कैरेटिन बेस्ड एपिथेलियल टिश्यू. सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या हो गया, वाटर प्रूफिंग का फंक्शन हो गया, और मे बी अगर कोई शॉक है तो उससे बचाना होगा, तो उसमें यहाँ वहां पे काम आएगा. दैट इज वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो रेप्टाइल्स में है. देन if I discuss about their limbs, यानी इनका फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब बोथ, तो इनके दोनों ही पेंटाडेक्टाइल है. यानी इसमें अब कुछ आर्ग्यूमेंट वाली बात नहीं है, ना ही इनके डिजिट्स में कोई नंबर वेरी हो रहा है. एवरी limb has 5 digits, so they are pentadactyl. That is one thing. Then let's discuss about their teeth. Every reptile has teeth except turtle and tortoise. So teeth is present except
turtle and tortoise. These are the exceptions. अभी इनमें teeth नहीं होता तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. Then about their respiration, since they are truly on land, they are the first true terrestrial. पूछते हैं first true terrestrial कौन है? Amphibians भी terrestrial हैं, but उनकी life अभी भी dependent है on water. इनका कुछ भी water पे dependent नहीं है. दो ये water में रहते हैं अपने temperature, body temperature को control करने के लिए, but breeding के time पे इनको वापस से land पे आना पड़ता है. Okay, so that is the reason कि इनको first true terrestrial organisms कहते हैं. इनके respiration के लिए lungs are the most important organ. Then let's discuss about their heart. तो इनका heart भी 3 chambered है, except one thing, except crocodile. Except crocodile, जिसके पास actually 4 chambered heart है, like mammals or apes. That is important. So this was all the unique characteristics जो सिर्फ और सिर्फ रेप्टिलिया में मिलेंगे. Okay? इसके बाद इनके कुछ examples discuss कर लूं. Examples देने की जरूरत है reptiles की. You all know already. Okay. Anyone from the class would like to give me few of the examples, few of the names of reptiles? Crocodile. Okay, Snake. good. Crocodile. Okay, good. Snake. जितने भी snakes है सारे. Lizard. Yes. Lizard. Someone said lizard. Yes, ma'am. Okay. Anything else? और कुछ लगता है? Turtle. हाँ, 2 examples तो यहीं पे हैं, turtle and tortoise. उसके अलावा कुछ और किसी के भी दिमाग में कुछ और reptiles आ रहे हो जो हमने नोटिस नहीं किया, हमने मिस कर दिया? Okay, Aditya, good. Chameleon, गिरगिट जो रंग बदलते हैं, that is chameleon. Okay, so these are few of the examples, common examples जो आपको ध्यान में रखने हैं. Everyone understood about reptiles? It's very easy now. अभी सब कुछ easy है, कुछ भी extra information नहीं है. अथर्व, good about dinosaur, but dinosaurs are extinct now. एक age हुआ करता था, एक era हुआ करता था, that was the Jurassic era. सबने जुरासिक मूवी देखी है. दैट इज द रीजन कि उस मूवी का नाम जुरासिक है. इट वाज अ एरा. करेंटली हमारा जो एरा है दैट इज सीनोजोइक एरा, जिसमें कि मैमल्स आर डोमिनेंट. उस एरा में रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट एट दैट टाइम एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रेप्टाइल वाज डायनासोर. नाउ इट इज एक्सटिंक्ट. अब उसके फॉसिल्स रह गए हैं, क्वेश्चन मार्क है वो. स्टिल फ्यू ऑफ द पीपल डिबेट वेदर डायनासोर्स आर प्रेजेंट और नॉट, बट डायनासोर्स की तरह कौन दिखता है अभी करेंटली? क्रोकोडाइल. इट लुक्स लाइक डायनासोर somewhere, not truly. Okay, so these are a few of the examples. Shall I change the slide now? Yes, ma'am. Okay. So हमारा third class is most interesting, that is apes, जिसको हम commonly बोलते हैं birds. So basically जो apes हैं that is flying, कह लो flying tetrapodas or flying vertebrates because they have wings. अभी वो wings क्यों है, वही इनका important characteristic है. Wings इसलिए है क्योंकि इनका जो forelimb है वो मॉडिफाई हो गया, उसमें मॉडिफिकेशन आ गया एंड इट कन्वर्टेड इनटू विंग्स फॉर द फ्लाइट पर्पस. Okay, that is one of the important characteristics. And उनके hind limb as it is हो गया. ये क्या करता है? It supports the body. That is also one of the important characteristics. दूसरा इनमें changes क्या है? एक तो हो गया forelimb का advancement, दूसरा आ गया they are warm blooded.
now their body temperature is not getting affected with any of the thing, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो जाए, सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, उनके बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहने वाला है. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट, about their exoskeleton. As an exoskeleton, और कह लो उनके epithelial tissue पे modification is feathers. So their body has feathers. That is one of the important characteristics. दूसरा, अब आप exoskeleton की बात कर रहे हो तो एंडो के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा. उनमें जरूर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है तभी वो बर्ड्स उड़ पाते हैं. So yes, endoskeleton is basically hollow bone. It means कि maximum birds, means majority of the birds who can fly, उनके जो bones होते हैं that is hollow, tube like, एक पाइप जैसे दिखती है वैसा bone होता है. इसकी वजह से उनका जो overall body weight है वो बहुत ही कम हो जाता है. And body weight कम होने की वजह से they can fly. अब आप सोचोगे what about the other birds who cannot fly, like ostrich, like hen, like kiwi, ऐसे या पेंगुइन, ऐसे बर्ड्स दे कैन नॉट फ्लाई. रीजन इज उनके पास अडेप्टेशंस क्या आ गए, देयर बोन वाज सॉलिड, इट वाज नो लॉन्गर हॉलो. तो जब वो हॉलोनेस खत्म हो गया, वो सॉलिड और डेंस हो गया, उसकी वजह से उनका वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, बॉडी वेट ज्यादा हो गया. सो उनके पास विंग्स होते हुए भी, फेदर्स होते हुए भी वो उड़ नहीं सकते. ओके, that is the main reason. Okay, so it is the unique characteristic is hollow bone. Okay, then after that means इसके बाद इनके माउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हो गया, that is beak. But beak जो है it is teethless. इनके पास teeth present नहीं होता. Okay, so इनका जो beak हो गया it is teethless, but beak जो होता है it is solid, means horn like structure and solid beak present होता है to capture their prey. Then about their respiration. So respiration is through lungs, पहली चीज. दूसरा एक और unique characteristics जो है that is their heart, it is 4 chambered. So दो चीज आपने देखी, 2 से 3 चीज, एक तो 4 chambered heart, hollow bone, feathers, then warm blooded. ये कुछ important नॉन ऑब्वियस चीजें जो बिना देखे आप नहीं बता सकते. ओके, सो दीज आर वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे बर्ड्स के हैं. इससे ज्यादा मीन्स मैं आपको सिर्फ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रही हूँ, उससे ज्यादा आपको लोड दे ही नहीं रही कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से. Okay, so इनका examples. Okay, now tell me about the apes, birds के examples. Eagle. Eagle, okay, good. बच्चे birds तो हमारे आसपास ही हैं, 5, 6, 10 examples तो अब भी आ जाने चाहिए. Sparrow. Okay, sparrow. Penguin. Penguin, good. Peacock. Good. Now you know. Now you all know about the examples. Ostrich, don't forget it. Okay, one question I'll ask to everyone. Is bat is a bird? No, ma'am, it is a mammal. Okay, good. So similarly, like whale, it is also, it looks like bird, but it is not actually a bird. Okay, कुछ questions पूछे हैं. Sagar, skink, good. Skink is also a dry land reptile basically. So dry land lizard है actually. So it is also one of the examples of reptiles. Okay. About your question, do blood exist in hollow? No. It is hollow for some reason. अगर उसको fill कर दोगे तो उसमें blood अगर present है या किसी भी type का liquid present होगा तो उनकी density बढ़ जाएगी. So वो purpose खत्म हो जाएगा. So basically उनके पास नेटवर्क कनेक्शन है, उनके बोन्स में भी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है ताकि उनके बोन सेल्स को न्यूट्रिशन मिल सके. एवरीथिंग हैज नेटवर्क ब्लड कनेक्शन और वेसल्स का रीच जो है वो हर सेल तक होता है. वो हर सेल तक इसलिए होता है क्योंकि हर सेल को न्यूट्रिशन की टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट रहती है. सो दैट इज देयर, बट उनका हॉलो रीजन किसी भी चीज से फिल नहीं है. इट इज हॉलो, ओनली एयर इज प्रेजेंट.
Okay, Noodle, if they are warm-blooded, then why do they migrate? They migrate for the breeding purpose and because of the climatic condition. वार्म ब्लडेड का मीनिंग क्या हुआ कि आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, हम हमारा एग्जांपल लेते हैं. इन द समर सीजन डू आवर बॉडीज टेम्परेचर गेट इंक्रीज्ड? नो, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड आवर बॉडी रिस्पॉन्स, हाउ दे रिस्पॉन्स? बाय स्वेटिंग. ओके, इन द विंटर सीजन अगर बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, सो हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स? our body actually starts shivering और हमारे अंदर ऑलरेडी ऐसे इंस्टिंक्ट्स हो जाते हैं that we start reaching out to the warm places ताकि हमारी बॉडी को हेल्प मिल सके टेम्परेचर रेगुलेशन में. So that's the exact same thing birds also do. They migrate to long distances or different places ताकि फूड अवेलेबिलिटी और उनका जो ब्रीडिंग पर्पस है वो फुलफिल हो सके. Okay, they need certain isolation, certain warmth or maybe certain particular climatic condition जिससे कि वो particular birds और particular species अलग-अलग area में migrate होती हैं. Because suppose if some places have harsh climatic conditions like too cold or too warm, तो अगर winter season है तो वहाँ पे बहुत सर्दी होगी, so birds को खाना ही नहीं मिलेगा, so they have to go to some places जहाँ पे spring चल रहा हो. So that's why they migrate to the places. और इसीलिए वो हर जगह जहाँ-जहाँ springs होंगे वो वहाँ-वहाँ घूमती आएंगी. Okay, that is also one of the reason. और सबसे ज्यादा migrating, सबसे most migrating place कौन सा है? The tropical regions. उनमें से एक इंडिया भी है. So इंडिया में maximum migrations होते हैं. If you don't know, then I should let you know कि majority of the tropical regions जहाँ पे naturally warm temperature होता है, that is the most migrating areas or geographical areas by birds. Yes, Mrudal, आपने hand raise किया था. Any more questions? Okay. Okay, so everyone understood about the birds' age? Yes or no, students? Understood or not? Any doubts? Yes, ma'am. Okay. Shall I change the slide? Yeah, ma'am. Okay. So हमारा last रह गया है. अब आपके chapter का भी ये last part है. Then it will be a very happy moment for everyone. Today, finally, diversity खत्म हो रहा है. So हमारा लास्ट क्लास इज मेमेलिया. अब मुझे मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुद को नोटिस करो, दैट इज ऑल अबाउट मेमेलिया. बट स्टिल कुछ चीजें एज पर योर एग्जाम्स, एज पर योर सिलेबस, हमारा जो बुक का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कुछ आपको बताना पड़ेगा. सो इनका जो बेसिक क्या बोलते हैं कि हैबिटेट है, दैट इज लैंड. सो प्राइमरीली दे आर टेरेस्ट्रियल, except who? Whale. That is one of the important part. Then if we talk about mammals ka skin, so their skin is glandular. Of course we have sweat glands, we have oil glands. तो ये सारी चीजें exactly क्या बनाती हैं हमारे स्किन को? ग्लैंडुलर स्किन. Then हमारे पास क्या है? हमारा both limbs means all 4 limbs are pentadactyl. हमारे 5 digits present हैं in all the limbs. So we have pentadactyl, all 4 limbs. That is one of the characteristics. दूसरा, we have external ear, जो कि और अभी तक आपने किसी में नोटिस नहीं किया. We have external ear, that is ear pinna, जो अभी तक कहीं भी नहीं था. ये एक चीज हो गई. दूसरा, हमारे रेस्पिरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी? लंग्स. वी हैव लंग्स. Then let's discuss about our heart. So it is 4-chambered. Then what kind of blood we have? We are also warm-blooded animal. Then एक और important point मैं आप सबको दूंगी, that is about oviparous and viviparous. Does anyone know what is oviparous and what is viviparous? Anyone from the class?
oviparous, lay eggs. Okay, good. So basically, मैमल से पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स दे वर ओविपेरस. ओविपेरस मींस दे ले एग्स. ओके, ये एक चीज हो गई. एंड दिस इज मैमल्स आर विविपेरस मींस दे प्रोड्यूस यंग वंस. We don't lay egg, we produce young ones. That is one of the important characteristics. दूसरी चीज, we have hairs on our body. हमारी बॉडी पे हमारे पास क्या है? As an exoskeleton part या फिर हमारे epithelial tissue के modification में hair present. So hair on epithelial epidermis, or you can say simply skin. So that is one of the unique characteristics. और दूसरा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो मैमल्स हैं मींस बेसिकली मैमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मींस नॉर्मली फर्स्ट इज प्राइमेट्स एंड द अदर वन इज नॉन प्राइमेट्स. प्राइमेट्स मींस जिनमें एप्स, मंकीज एंड ह्यूमन और होमो सेपियंस सेपियंस. So basically ये जिनमें भी आते हैं that is primates and rest others are non-primates. Rest others में क्या क्या हो गया? We have whale, you can say cattle like cow, buffalo, goat. Okay, then bat. You can consider what else? One of the important primitive यानी बहुत ही पुराना mammal जिनको हम कहते हैं primitive mammal या फिर कह लो ऐसा organism which is a connecting link between reptiles and mammal, it is platypus. ये एक important चीज है जो evolution में भी आप future में पढ़ोगे. It is a connective link between reptile and mammals. They still lay eggs. ये एक unique characteristics है इनका. Okay, so that is the reason कि इनको हम primitive mammals बोलते हैं. So these are the important characteristics. So एक ही दो unique characteristics आए हैं extra कि viviparous nature और दूसरा we have external ears. Okay, we have ear pinna. So that is one of the important part. Everyone understood till here about mammals? Yes, ma'am. Okay. चलो अभी एक क्वेश्चन सागर ने पूछा है, have whales external ears? Okay, do whales have external ears or not? Okay, what do you think class? आप मुझे आंसर करो कि whales के external ears किसी ने नोटिस किए हैं, फोटोज में देखी हैं और नहीं? Don't search, don't Google it. Just answer based on your imagination or whatever images you have seen. Okay, Sagar is saying no. Anyone else? Does anyone think कि इनके पास ears होते हैं, नहीं होते हैं, मे बी होते हैं और हमने नोटिस ना किया हो? Brunel, what do you think? Ma'am, they may have. They may have. Okay, so basically the answer is no. Ear pinna is not present in whales or dolphins और जो भी whales के species present हैं उनमें ear pinna is absent. ये इनका aquatic adaptation means they do not have gills. उनका जो उनके पास mammary gland है, उनके पास gills नहीं है, lungs हैं, but still उनकी body जो है it is what aerodynamic body है, means fish like body. तो वो इसलिए है, reason is कि ताकि वो स्विम कर सके, ये इनका एक्वेटिक अडेप्टेशन है. ओके, तो उनके जो लाइफस्टाइल है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, डिपेंडेंट ऑन लैंड, बट स्टिल दे आर लिविंग इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर बॉडी टाइप. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. इसीलिए उनके पास फिन्स हैं बट गिल्स नहीं है, और इनके पास पिन्ना रिंग्स है, मींस एक्सटर्नल ईयर के रिंग लाइक प्रोजेक्शंस है, बट ट्रू पिन्ना प्रेजेंट नहीं होते. दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द व्हेल्स. ओके, दिस वाज अबाउट इट. अब आप लोगों का डाइवर्सिटी ऑफिशियली इज फिनिश्ड. वी आर फिनिश्ड विद द एनिमल किंगडम टुडे.
नेक्स्ट मैं आपको अब देती हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क नहीं, कुछ हाईलाइटिंग क्वेश्चंस कि सबसे ज्यादा आपसे क्या क्या पूछा जाएगा. सो फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन, मीन्स कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है. एवरीवन हैज टू प्रिपेयर इन द टैबुलर फॉर्म और फ्लो चार्ट फॉर्म. डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको आना चाहिए. देन कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ये एक चीज हो गई. दूसरा, डिफरेंस किसके बीच में और कंपैरिजन पूछते हैं. एस्केलमेंट्स एंड प्लेटिहेलमिन्ट्स. ओके. देन डिफरेंस किसके बारे में पूछा जाता है. एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स. कॉमनली आस्क्ड, आई एम सेइंग, आप वैसे डिफरेंस तो हर चीज के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो. देन डिफरेंस मैक्सिमम, कॉन्ट्रिक्टिस and Ostichthys. Okay, these are the most common differences और please prepare the table for them. At least ये 5 का तो आपको करना ही करना है. उसके अलावा solve your subjective questions, means level 1 के जितने भी जो first आपके initially just at the end, just at the beginning, questionnaire के beginning में जो दिया हुआ है subjective questions, that you all have to solve all subjective questions. रीजन क्यों बोल रही हूं मैं. नेक्स्ट यानी वी आर गोइंग टू मीट ऑन संडे. संडे को फर्स्ट हाफ आवर आई एम गोइंग टू टेक द क्विज. दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड ऑन संडे. Everyone has to come, everyone has to answer. We have how many students? I have already taken notice. Around 20 students joined the initially. So I will come up with 20 to 25 questions. Okay, one student at least एक question तो answer करना ही करना है. It is compulsory. और वो आंसर करने के बाद जज योरसेल्फ दैट हाउ मच नॉलेज यू हैव गुड नॉलेज और बैड नॉलेज. तो वो प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, एज आई सेड, कि आप एमसीक्यूज बुक में जो दिए हैं वो सॉल्व करो. आपकी नोटबुक, आपके मॉड्यूल में जो दिया है सब्जेक्टिव सॉल्व करो, बट सब्जेक्टिव को आपकी नोटबुक में लिखना है. ओके, यू हैव टू शो मी दैट आल्सो. उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं. अगर आपके स्कूल बेस्ड सब्जेक्टिव एग्जाम्स अगर हो रहे हैं और मे बी कमिंग टाइम में अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, देन यू शुड हैव द राइटिंग हैबिट आल्सो. एवरीवन अंडरस्टूड? कैन यू ऑल डू दैट, दिस होमवर्क? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have enough time also. आप लोगों ने आई गेस टेट्रापोडा छोड़ के आप सबके बाकी सारे नोट्स कंप्लीट होंगे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके नोट्स भी टाइमली कंप्लीट होने चाहिए. एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा है वही उसी के बेसिस पे है. नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग स्पेशल. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, सो फर्स्ट हाफ आवर विल बी द क्विज सेशन एंड द नेक्स्ट हाफ आवर आई एम गोइंग टू कैच अप विद द टिश्यू चैप्टर. ओके, जो हमारा टिश्यू चैप्टर पेंडिंग है. कैन यू ऑल टेल मी प्लीज कि टिश्यू में कहां तक आप लोगों का हुआ है, विच टॉपिक, टिल व्हाट टॉपिक? Anyone who attended the tissue unit? Miss, I think animal tissue was completed. Animal tissue was completed. Yes, ma'am, I think. Okay. Once, ma'am, I will check and I'll just message you. Okay, that will be good. Yeah, thank you. Yes. Okay, so how many of you who has missed the tissue chapter? You have to raise your hand so that I can prepare accordingly. How many of you? Mrunal, Sagar. Okay, so you have missed. So basically, do one thing, बच्चे. I will give you little briefing. अगर animal tissue finish हो चुका है, then I'll give you little briefing about the animal tissues, about their basic nature. तो जो हमारा next class होगा ना, it will be a quiz
plus revision time. So you Excuse can me, consider it as a revision session so that जिन बच्चों ने attend किया भी था उनके लिए भी kind of recall session हो जाएगा whatever you have studied about the animal tissue. So it will be that way, and I will try कि हमारे coming or next 2 weeks means till 24th we should have at least 2 lectures a week so that आपका पूरा syllabus जो है वो खत्म हो जाएगा. I think you all can manage. For next 2 weeks, can you all manage to do lectures per week? Yes, ma'am. Okay, okay. So आप लोगों के फिर जो भी doubts हैं आप वो भी पूछो. We can have little lengthy sessions also. We can have two classes, that will be enough. And I guess only 1 or 2 chapter is pending, right? Other than tissue, you all have only 1 chapter, improvement in food resources, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll do that. It is a short chapter. It's not that too long. It's very easy also, basically. So we'll finish it up. So आप लोगों के I guess October end में exams भी होने वाले हैं, I think. So October end में अगर आपके exams हैं coming days में तो you all will be prepared completely. अगर PACE के exams हो रहे हैं तो उसके लिए भी in general आपके school के exams हो रहे हैं, then you will be prepared for that also. Okay, and if you are planning to participate in any kind of Olympiads, तो आप उसके लिए भी prepare हो जाओगे. Few of the basics has been done already. Okay, so let's meet on Sunday. And please do your homework. This is your whole homework which I am giving you. It is a major homework. अब तक इतना homework नहीं मिला था. But you all have to work hard and all have to finish. और जितने भी students हैं, all those 16 participants at least, you have to show me your notebook next time. अगर आप notebook नहीं दिखाओगे, then I'm going to pick out all the students who are not showing me the notebook or answering the questions. Okay, next class is going to be a little strict and little tough, but you all have to prepare. I hope you all will prepare. Okay, so all the best and let's meet on Sunday. Bye, have a nice day. Bye, ma'am.